अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा रिवीजन लेक्चर है इसमें हम चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस को दो पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट हाफ जो है चैप्टर का उसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, Find tension and acceleration in the string when both objects attached to string moving vertically। रस्सी के अंदर जो है टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है जब दोनों ऑब्जेक्ट जो रस्सी के साथ अटैच हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर हम इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लें तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंड करना और इसको जो है एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी हो जाएगा। डायग्राम को देखें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। ए जो है उसका मैस ग्रेटर है बी से, दोनों एक रस्सी के साथ अटैच हैं और वो रस्सी जो है पुली के ऊपर से गुजर रही है। दो चीजों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग हो वो इनएक्सटेंसिबल हो, यानी उसमें लचक ना हो। अगर रस्सी के अंदर जो है वो लचक आ जाएगी, एक्सटेंसिबल होगी, तो हमारा एक्सेलरेशन और टेंशन जो हम फाइंड करेंगे वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज जो बेटा ख्याल रखना है इसके अंदर कि आपकी जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस हो, यानी कि पुली के अंदर फ्रिक्शन ना हो। अगर पुली के अंदर फ्रिक्शन होगी फिर भी हमारे रिजल्ट जो है वो बेटर नहीं आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। फर्ज करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी और दोनों के मासेस m1 और m2 हैं। ऑब्जेक्ट ए का मास m1 हम लेंगे और ऑब्जेक्ट बी का मास जो है m2 लेंगे। लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। फर्ज करें कि m1 जो है वो ग्रेटर है, ज्यादा है m2 से। द बॉडीज आर अटैच टू द अपोजिट एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दोनों बॉडीज जो हैं वो एक रस्सी के अपोजिट फेसेस के साथ, यानी दोनों सिरों के साथ अलग अलग हमने उनको बांधा हुआ है और रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि इसमें लचक नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर रस्सी में लचक आ जाएगी तो फिर हमारा जो है रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर। स्ट्रिंग जो है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारी है। पुली का फ्रिक्शनलेस होना भी जरूरी है, वरना हमारा जो रिजल्ट जो है वो एंड पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें जो है ये पुली की फ्रिक्शन इफेक्ट करेगी। द स्ट्रिंग पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड्स विद द सम एक्सेलरेशन। बॉडी ए जो है हैवियर होने की वजह से, ग्रेटर होने की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी किस एक्सेलरेशन ए के साथ। लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए। फर्ज करेंगे ये एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ए है। एट द सेम टाइम उसी वक्त द बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए। उसी टाइम बॉडी बी जो है उसी एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगी जिस एक्सेलरेशन ए के साथ बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। As the pulley is frictionless, hence the tension will be the same throughout the string। क्योंकि पुली हमने फ्रिक्शनलेस ली है तो इसलिए जो टेंशन जो है पूरी रस्सी के अंदर एक जैसी होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा या कम या ज्यादा नहीं होगी। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी। फर्ज करते हैं कि जो टेंशन स्प्रिंग के अंदर क्रिएट हो रही है ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की वजह से वो हमारे पास टी है। सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, हेंस इट्स वेट mg इज ग्रेटर देन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। जो हमारी बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब है कि जो टेंशन जो ऊपर से फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है उससे कम है, तो उसका वेट जो है m1g वो ग्रेटर होगा टेंशन t से। अगर टेंशन ज्यादा होगी तो बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, अगर वेट ज्यादा होगा तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी। अगर दोनों इक्वल होंगे टेंशन और वेट तो बॉडी जो है वो कहीं मूव नहीं करेगी, अपनी पोजीशन में स्टेशनरी रहेगी या स्टिल रहेगी। अब हम बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको देखेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी। m1g माइनस टी, m1g इसका वेट आ जाएगा और t जो है टेंशन, क्योंकि फोर्स वेट वाली ज्यादा है इसलिए टेंशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने बेटा जो बॉडी बी ए के ऊपर जो है ए के ऊपर जो फोर्सेस टोटल फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उनको डिस्कस करना है। इसको अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स नेट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी ए के ऊपर वो
m1a के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है वो है m1g माइनस टी। तो अगर इसको जो है एक्सेलरेशन वाली फोर्स के इक्वल रखें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। As the body B moves upward, hence its weight m2g is less than the tension T in the string। अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो बॉडी B के अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड को है, यानी कि ये हमें बता रही है कि बॉडी जो B है वो अपवर्ड मूव करेगी। तो अपवर्ड मूव करने का मतलब है कि इसके अंदर जो टेंशन है वो वेट से ज्यादा है, तो इसलिए हम टेंशन को ग्रेटर फोर्स रखेंगे और उसमें से वेट को माइनस करेंगे। तो नेट फोर्स जो है एक्ट कर रही है बॉडी बी के ऊपर वो आ जाएगी T माइनस m2g। अब फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद लेंगे कि जो नेट फोर्स होती है वो ma के इक्वल है। यहाँ पर a हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन रस्सी के अंदर जो क्रिएट हो रहा है वो, तो जो हमारी बॉडी बी है उसके ऊपर जो अब फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो नेट फोर्स के इक्वल हैं। तो T इक्वल टू माइनस m2g इक्वल टू m2a। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 3.6 और 3.7 को ऐड करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा जो रस्सी के अंदर क्रिएट हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम यही एक्सेलरेशन आएगा। A इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g, ये हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हमें टेंशन लेना है, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, तो टेंशन लेने के लिए हम जो है इक्वेशन 3.7 को इक्वेशन 3.6 के साथ डिवाइड करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो टेंशन है वो T इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g आ जाएगा। अगर हमने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर लिया है आप, क्योंकि दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इनमें आ जाएगा, वो भी इस फैक्टर के इस इक्वेशन के अंदर बनेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेने के लिए हम जो है इक्वेशन 3.8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। द अबव मैनेजमेंट अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज एटवर्ड मशीन। जो ऊपर वाली जो डायग्राम के अंदर ये हमें डायग्राम में अरेंजमेंट दिखाई है इसको हम एटवर्ड मशीन भी कहते हैं। जैसे डेफिनेशन वाले टॉपिक में हमने देखा था कि एटवर्ड मशीन क्या काम करती है, किस लिए यूज होती है, तो यही मशीन जो डायग्राम है एटवर्ड मशीन की ही डायग्राम कहलाती है। अब हमने अगर जैसे कल देखा था कि एटवर्ड मशीन को इस्तेमाल करते हुए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये वाली जो इक्वेशन है g इक्वल टू 2m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2a, इसकी मदद से हम जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन आ रहा है वो भी टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेगा डाउनवर्ड और दूसरा ऑब्जेक्ट एक हमने टेबल के ऊपर या किसी और सरफेस के ऊपर रखा होगा और वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक का, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली एंड अदर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। अगर हम इसकी डायग्राम को भी पहले देख लें तो आपको नजर आ रहा होगा ऑब्जेक्ट ए, इसका वेट जो है हमारे पास m1g है और जो ऑब्जेक्ट बी है वो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, तो इसका जो वेट है m2g है और दोनों एक ही रस्सी के साथ अटैच हैं और रस्सी जो है पुली के ऊपर से गुजर रही है। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। कंसिडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ mass m1 एंड m2 respectively attached to ends of an inextensible string as shown in the figure। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, इनका मैसेज जो है A का m1 है और B का m2 है, दोनों रस्सी के साथ अटैच्ड हैं। मास A जो है ये वर्टिकली मूव करेगा और मास B जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। लेट द बॉडी ए मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। फर्ज करें कि जो बॉडी बी ए है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन ए के साथ। सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल देयरफॉर बॉडी बी मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द सेम एक्सेलरेशन। जो हमारी रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है, दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। Since the string is inextensible, therefore the body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration A। रस्सी इनएक्सटेंसिबल है इसलिए जो बॉडी B है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उसी एक्सेलरेशन A के साथ मूव करेगी जिस एक्सेलरेशन A के साथ बॉडी A डाउनवर्ड मूव कर रही है। As the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string। क्योंकि पुली हमारे पास फ्रिक्शनलेस है इसलिए पूरी रस्सी के अंदर एक जैसी ही टेंशन T आएगी।
Since body A moves downward, therefore its weight m1g is greater than the tension T in the string. ये जो बॉडी A है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसका वेट है वो टेंशन से ज्यादा है, इसलिए ये नीचे को मूव कर रही है। तो बॉडी A का जो वेट आएगा m1g वो ग्रेटर है टेंशन T से, तो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी बॉडी A के ऊपर, वो आएगी m1g माइनस टी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी A इक्वल टू m1g माइनस टी। आपने हमेशा याद रखना है कि जौन सी ग्रेटर फोर्स होगी उसको ऊपर रखेंगे, पहले रखेंगे, और उसमें से जो है जो लेसर फोर्स है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो है m1g जो है वो ग्रेटर फोर्स है, यानी बॉडी का वेट ज्यादा है, इसीलिए वो नीचे मूव कर रही है, टेंशन कम है, तो हम जो है m1g माइनस टी जो है इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर फिर देखें तो जो नेट फोर्स इक्वल होती है किसी ब्रेक के ऊपर m1a, और यहाँ पर नेट फोर्स जो है हमारे पास m1g माइनस टी, तो m1g माइनस टी को हम m1a के इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 या इक्वेशन a बन जाएगी। अब द फोर्स जो है बॉडी बी के ऊपर एक्ट कर रही है, अगर डायग्राम में पहले देख लें तो हमें वहां से ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। m2g जो फोर्स है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब r जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, जो फोर्स अपवर्ड शो की हुई है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि सरफेस जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है। ऐसे आपको पता है कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पे पड़ा है तो जितना उसका वेट है उतनी ही फोर्स वो सरफेस उसके ऊपर लगा रही होती है। अब तीसरी जो फोर्स जो है टेंशन की एक्ट कर रही होगी जो कि बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। m2g और r दोनों सेम होंगे, इसलिए बॉडी ना अपवर्ड मूव करेगी ना डाउनवर्ड मूव करेगी। बॉडी जो है टेंशन के जेरे असर जो है हॉरिजॉन्टली जो है पुली की तरफ मूव कर रही होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी बी आर वेट, जो फर्स्ट फोर्स है इसकी वो वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, और दूसरी जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है रिएक्शन आर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्शन आर है टेबल का या सरफेस का वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। तीसरी जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो टेंशन टी की या रस्सी के अंदर जो कि बॉडी को हॉरिजॉन्टली जो है स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव करवाएगी। अब जो बात अभी मैंने की वही यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। एज बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर फोर्सेज m2g एंड r मस्ट बी 0। उसका जो वेट जो है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है सरफेस की वो दोनों इक्वल है, इसलिए बॉडी जो है वर्टिकली मूव नहीं करेगी, ना ये अपवर्ड मूव करेगी ना ये डाउनवर्ड मूव करेगी। तो बॉडी जो है टेंशन की वजह से जो है हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव करेगी। Thus, the net force acting on the body B is T according to Newton's second law of motion। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो नेट फोर्स है वो टेंशन के इक्वल आ जाएगी, T इक्वल टू m2a, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो हमारे पास जो बॉडी के ऊपर फोर्स आ जाएगी वो टोटली इसकी टेंशन की फोर्स आएगी। तो इक्वेशन ए और बी को हम इस्तेमाल करते हैं, T की वैल्यू वहां पर पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा जो इस रस्सी के अंदर क्रिएट हो रहा है A इक्वल टू m1 ओवर m2 प्लस m2 इंटू जी, m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। ये जी जो है पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद इसी इक्वेशन की मदद से इक्वेशन बी की मदद से हम जो है टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास जो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आई है इक्वेशन सी के अंदर वो हम इक्वेशन बी के अंदर पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन आया था m1 ओवर m1 प्लस m2g, तो हमारे पास जो इक्वेशन बी है वो टेंशन के लिए t इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ओवर m1 प्लस m2 और फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे g के साथ। तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक वर्टिकली मूव कर रहा है दूसरा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एक सरफेस के ऊपर इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है और नीचे हमारे पास टेंशन टी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर के अंदर आ रहा है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में ये दो तरीकों से पूछा जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे ने जो है इसको सिंपली रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम जो टॉपिक इसका दिया हुआ है उस हिसाब से याद किया होता है, और जब ये दूसरा क्वेश्चन जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बना के देते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनको नंबर नहीं मिलते। तो बेटा आपने ख्याल रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर सिंपल है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो फिर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो उसको स्टेट करेंगे। और अगर आ जाए ये क्वेश्चन जो नीचे मैंने और के बाद दिया है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आए तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन जैसे इधर सॉल्व किया है ऐसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीकों से पूछा जाता है, दोनों मैंने मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट जो है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, और सेकंड जो है वो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लिख दें जो पेपर के शुरू में है, जो चैप्टर के शुरू में है। आपने यहाँ पर अगर जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ जाए तो फिर आपने ये वाला क्वेश्चन ही लिखना है। इसमें अगर हम इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body. जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर देती है, और जो फोर्स जो है वो इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम, यानी जितना बॉडी के अंदर मोमेंटम आएगा उस फोर्स उसके इक्वल होगी। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज जो है वो फोर्स के इक्वल आ जाएगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। फर्ज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट m है, उसका मास है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी जो इनिशियल जब फोर्स नहीं लगा रहे तो तब जो है उसकी जो वेलोसिटी है vi है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, लेट अ फोर्स f एक्स ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन a इन इट। फर्ज करते हैं कि उसके ऊपर फोर्स F एक्ट करती है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन A जो है वो क्रिएट कर देती है। जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से वेलोसिटी की बॉडी चेंज हो जाएगी। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बिकम्स vf, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है फर्ज करें vf बन जाती है आफ्टर टाइम t, जिस टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही है। तो टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी vi से vf हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम भी चेंज होगा। मास सेम रहेगा लेकिन मोमेंटम हमारे पास चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। इफ pi and pf the initial momentum and the final momentum of the body related to initial and final velocities respectively, हमारे पास जो है अगर pi इनिशियल मोमेंटम और pf जो है फाइनल मोमेंटम है, जो कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m vi, m मास है, vi इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आएगा pf इक्वल टू एम वी एफ। मास वही सेम, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा तो मास की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया। अब हमारे पास वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। चेंज इन मोमेंटम जो है, अगर हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो पी एफ माइनस पी आई इक्वल आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो रेट जब आपने निकालना है तो जैसे हमने एक्सेलरेशन देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसको टी से डिवाइड किया था। वेलोसिटी देखी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को टी से डिवाइड करना है। इधर भी जब हमने रेट फाइंड करना है तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, और ये इक्वल हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अगर हम इस इक्वेशन में m को कॉमन कर लें तो हमारे पास इक्वेशन इस शेप में आ जाएगी m इक्वल पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी है, उसमें जो इक्वेशन आती है कि एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल है। तो इधर हम देखें तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये एक्सेलरेशन वाली ही इक्वेशन बन रही है। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन की जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ए ही पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। सिंस वी एफ माइनस वी आई इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एफ,
जो फोर्स एफ की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के इक्वल है। तो हम जहाँ पर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ऊपर इक्वेशन में आ रहा है वहाँ पर उस एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन जो फॉर्म आ जाएगी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल टू एम ए। अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके माइंड में है, उसकी इक्वेशन ज़हन में है, तो आपको पता है एफ इक्वल टू एम ए है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में पी एफ माइनस पी आई ओवर टी जो है एम ए के इक्वल आ रहा है, और एम ए किसके इक्वल है, फोर्स के, जो अप्लाइड फोर्स है। तो हम एम ए की जगह पर अब एफ रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल टू एफ। तो आपने इस क्वेश्चन को बेटा, मैंने फिर पहले बताया कि जैसे ये क्वेश्चन दो तरीकों से मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, इधर लिख के दिया है। एक क्वेश्चन है डिराइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, और दूसरा क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है वो आता है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आपने दोनों में यही एक क्वेश्चन ही लिखेंगे आप। तो इसको लिखने का तरीकाकार भी यही है कि आपने सबसे पहले इसकी जो है नीचे जो पिंक बॉक्स, बुक के अंदर पिंक बॉक्स लास्ट पे दिया है, वहाँ पर इसकी स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट आपने पहले लिखनी है। उसके बाद आपने कंसिडर से इसको शुरू करके तो लास्ट वाली इक्वेशन तक लेकर जाना है। तो इसकी डेरिवेशन में और सिंपल सी है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की इन तीनों क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल आ रही हो समझने में, या कोई चीज़ एक्सप्लेन कम्प्लीटली ना हो पा रही हो आपके ज़हन में, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मजीद फिर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको कल वाले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह।